कपिल और उसका दोस्त विशाल अपने गांव जाते हैं, जहां कपिल को एक लड़की पसंद आ जाती है और उसके बाद वो कपिल उस लड़की के लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बातचीत के बाद ही पूजा और कपिल की शादी करवा दी जाती है। बहू, तू तो बहुत संस्कारी है। इतनी जल्दी उठकर सारा काम निपटा दिया, क्या बात है? अरे माँ जी, वो क्या है ना, हमारे गांव में सूरज उगने से पहले ही सारे उठ जाते हैं और सारा काम निपटा लेते हैं, तो मेरी आदत है। मुझे भी शुरू से ऐसी ही बहू चाहिए थी। पूजा गांव की लड़की थी और पूजा ने कपिल के लिए अपने गांव जैसा तीखा खाना बना कर दिया था, पर कपिल को उसके हाथ का तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। खाने को पूजा रसोई में ले जाकर वो खुद खा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज सुषमा के घर उसकी पड़ोसिन का आना होता है। कैसी है सुषमा बहन? जब से तेरे बेटे की शादी हुई है तब से तो तूने घर आना ही छोड़ दिया और अपने बेटे की शादी की खुशी में तूने पार्टी भी नहीं दी। जरा मिलवा तो मुझे अपनी बहू से, मैं भी तो देखूं कैसी है तेरी बहू। अरे घर के कामों में मैं इतनी बिजी थी कि फुर्सत ही नहीं हुई। तेरी बहू गांव की है और गांव की लड़कियां होती भी तो संस्कारी हैं, घर को अच्छे से संभालने वाली, वरना आजकल की बहुएं तो अपनी धुन में ही रहती हैं और अपनी सास को तो कुछ समझती तक नहीं। पूजा सुषमा और कमला के लिए बिना कहे चाय बनाकर लेकर आती है, पर सुषमा की पड़ोसन कमला पूजा को देखकर बोलती है, सुषमा बहन, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, तेरे बिना बोले चाय बनाकर ले आई। हाँ बहन, शायद मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे जो आज मुझे ऐसी बहू मिली है। बहुत ही संस्कारी और अच्छी बहू है। सुषमा और कमला दोनों चाय पीते पीते पूजा की तारीफ किए जा रहे थे और पूजा अपना काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाती है। सुषमा बहन, मैं तो चली, घर जाकर खाना भी बनाना है। तू अपनी सेवा करवा अपनी बहू से, पता नहीं हमें कब सुख मिलेगा ऐसी संस्कारी बहू से सेवा करवाने का। माँ जी, शाम को बनाने के लिए सब्जी नहीं है, आप मार्केट जाकर सारा सामान ले आओ। बहू, तू मेरे साथ मार्केट चल, दोनों सामान ले आएंगे और तू भी थोड़ा घूम लियो। सुषमा अपनी बहू पूजा को पहली बार मार्केट साथ लेकर गई। जब पूजा शहर की मार्केट में लड़कियों और शहर की औरतों को देखती है तो पूजा मन में सोचती है, हे भगवान, ये शहर में लड़कियां ने मार्केट जाने के लिए भी कितना मेकअप कर रखा है, और ये सुंदर सूट तो हमारे गांव में शादी में पहन कर जाते हैं। मैं तो गांव की गवार लग रही हूँ। लगता है मुझे अब शहर में रह के शहर का रहन सहन सीखना पड़ेगा। अरे बहू, कहाँ खोई हुई है? कुछ लेना है क्या तुझे? अगर नहीं लेना तो चल घर। पूजा खाना बनाते बनाते सोच में पड़ जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप के बारे में सोचने के चक्कर में खाना बिल्कुल फीका बना देती है। थोड़ी देर बाद ही कपिल ऑफिस से घर आता है। खाने के लिए पूजा को आवाज लगाता है, पूजा, खाना ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब पूजा सबके लिए खाना लेकर आती है। पूजा और उसकी सुषमा और कपिल भी खाना खाने बैठ जाते हैं। कपिल मुंह में खाने का एक निवाला डालता है। पूजा की फीकी सब्जी खाकर कपिल को गुस्सा आता है। छी, ये क्या बनाया तुमने? अरे तुम गवार हो क्या एक नंबर की? अरे उबली हुई सब्जी कौन देता है खाने के लिए? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बकरी चराने पे रहता है क्या तुम्हारा ध्यान? अरे कैसी औरत हो तुम? शादी के बाद एक दिन भी सही से खाना बना के नहीं खिला पा रही अपने ससुराल वालों को। कभी तुम्हारा खाना तीखा होता है, कभी कुछ ज्यादा नमकीन होता है, और कभी कभी फीका होता है, और कभी कभी उबला होता है। अरे तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती क्या हो? बता तो हमें, क्या चाहती हो तुम? मुझे नहीं खाना तुम्हारे ये खाना, तुम ही खाओ। कपिल पूजा का हाथ का फीका और उबला हुआ खाना छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चले जाता है। तभी उसकी सास उसको समझाते हुए बोलती है, बहू, आज की सब्जी फीकी और उबली हुई लग रही है। आजकल कहाँ ध्यान रहने लगा है तेरा? बेचारा थका हुआ आया है और खाना भी नहीं खाया। कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सब्जी में मिर्ची डालकर भूल गई होंगी, और कपिल जी के लिए मैं दूसरी सब्जी बना कर लाती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अब रहने दे। अब शायद ही वो खाना खाएगा, थक कर वो सो गया होगा, और आगे से ध्यान रखियो। पूजा की उबली हुई सब्जी को देखकर सुषमा समझाने लगती है और पूजा को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। पूजा रसोई में जाकर गुस्से में बड़बड़ाने लगती है और जोर जोर से बर्तन फेंक कर काम करने लगती है। मुझे ये सब लोग गांव की गवार लड़की समझकर नौकरानी बना रखा है इन लोगों ने। खुद पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अब से मैं भी शहर की लड़कियों की तरह सज धस के रहूंगी। आखिर मैं भी तो इस घर में नई बहू हूँ। अरे आज इतना समय हो गया और अभी तक बहू चाय नहीं लाई।
लगता है अभी तक सो रही होगी, अभी जाके उठाती हूँ। सुषमा पूजा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है कपिल सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता है और पूजा सो नहीं रही थी, बल्कि सारा काम छोड़कर नई सी साड़ी पहनकर मेकअप कर रही होती है। सुषमा पूजा को मेकअप करती देखकर पूजा से बोलती है, अरे बहू, आज तू कहीं जा रही है क्या, जो इतनी सुबह तैयार हो गई और इतना मेकअप करके? नहीं माँ जी, मैं इस घर की नई बहू हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं सज धज के रहूँ या मेकअप करके रहूँ? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, तू क्या बोले जा रही है? पूजा मेकअप करके रसोई में काम करने के लिए जाती है। बर्तन देखकर पानी से बचने के चक्कर में बाहर से राख लेकर आती है। अरे ये तो बर्तन बहुत सारे हैं, पानी से धोने में तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और समय भी बहुत लग जाएगा। साबुन और पानी का इस्तेमाल ना करके इससे अच्छे से साफ कर देती हूँ और जल्दी से साफ भी हो जाएंगे बर्तन। पूजा रसोई में सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुषमा मार्केट से सूट लेकर आती है और पूजा को सूट देने के लिए आवाज लगाकर बुलाती है। बहू, जरा बाहर आ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ, जरा देख तो मैं क्या लेकर आई हूँ। बहू, मैं तेरे लिए ये सूट लाई हूँ, तेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। माँ जी, ये इतना बुरा सूट मैं पहनूंगी? और ये सूट नहीं, चद्दर का कपड़ा लग रहा है। माँ जी, आप ही पहनिए ऐसा सूट, मैं नहीं पहन पाऊंगी चद्दर का सूट। पूजा सुषमा का सूट नापसंद करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब सुषमा पूजा से बोलती है, बहू, शाम होने को आई है, कपिल भी आने वाला होगा ऑफिस से, जाके खाना बना ले। अरे माँ जी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है खाना बनाने का, आप खुद बना लीजिए, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अभी शहर आए हफ्ता भर भी नहीं हुआ और देखो महारानी के नखरे शुरू हो गए। बस करिए माँ जी, मेरे पास आपसे बहस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आपका क्या है, आपने तो मुझे नौकरानी समझ रखा है। पूजा सुषमा को सुनाकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। सुषमा सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी कपिल ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि पूजा की जगह उसकी माँ खाना बना रही है। तभी कपिल अपनी माँ से बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? पूजा कहाँ है? बेटा, वो तो पार्लर गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या? आने दो माँ इसे, आज इसे तो आज मैं बताता हूँ सही से। कपिल अपनी माँ को खाना बनाते देखकर आग बबूला हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जब पूजा ब्यूटी पार्लर से आ जाती है, कपिल पूजा को सुनाने लग जाता है। पूजा, ये क्या है? मैंने तुमसे शादी की थी ताकि तुम यहाँ आकर मेरी माँ का ध्यान रखो, इसलिए मैंने शहर में शादी ना करके गाँव में की। शहर की लड़की लाता तो फैशन करती, नौकरी करती और मेरी माँ को घर में दिक्कतें होती, काम करना पड़ता, इसलिए मैं तुम्हें लाया गांव की गवार को। सोचा था तुम गांव की बहुत भोली भाली सीधी सादी लड़की हो, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम एक नंबर की चंटो चंट। कपिल जी, मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन काम करती रहूंगी। सुषमा और कपिल पूजा को गांव की भोली भाली लड़की समझते थे, पर दोनों की गलतफहमी थी। पूजा गांव की शातिर बहूजा निकली। साध्वी नाम से ही नहीं, काम से भी साध्वी थी, जिसे भगवान पर अंधा विश्वास था। उसे लगता था कि उसके साथ जो भी अच्छा हो रहा है वो बस भगवान की कृपा से है और जो भी बुरा हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। साध्वी के 5 बेटे थे, जिनमें से 4 बेटों की शादी कुशल पूर्वक हो गई थी, लेकिन उसने अपनी चारों बहुओं को कभी अपने पतियों के करीब नहीं जाने दिया था। और कारण था, पुत्री, मैं जानता हूँ कि तू अपने 5 बेटों से बहुत खुश है और तेरे जीवन में सब मंगल चल रहा है, लेकिन तू अगले जन्म में एक भिखारन बनने वाली है। बाबा, कोई उपाय बताइए ना, मुझे भिखारन नहीं बनना। फिर तो बस एक ही रास्ता है, तेरे 5 बेटों की सुहाग रात अगर एक साथ एक ही मुहूर्त में होगी तो तू अगले जन्म में एक रानी बनकर पैदा होगी। अभी तेरे सारे बेटे कुंवारे हैं, तू उनकी शादी तो करवा दे, लेकिन सुहाग रात मेरे बताए समय पर सबकी साथ ही करवाना। बस फिर क्या था, साध्वी के चारों बेटों की शादी तो हो गई थी और उसकी 5वीं बहू बस गृह प्रवेश की रस्म कर रही थी। तभी उसकी पहली बहू नेहा तीसरी बहू सुनैना के कान में कहती है, सुनैना, आज हमारे बरसों का इंतजार खत्म होगा। मुझे उनके साथ अकेले कमरे में समय बिताने को मिलेगा। हाँ दीदी, सही कहा आपने, ये 5वीं बहू तो किस्मत लेकर आ गई है। आज तो मैं मेरे उनसे इमरान हाशमी के गाने लगाकर प्यार करूंगी। अब माँ जी की 5 बहुओं की सुहागरात भी हो जाएगी। तू तो जानती है ना,
कि मेरे वाले कितने रोमांटिक है, पर वो अपनी माँ की इज्जत भी करते हैं, इसलिए अब तक सब्र करे बैठे थे। अरे मेरे वाले भी तो अपनी माँ को अगले जन्म में भिखारन नहीं देख सकते, इसीलिए तो अब तक मेरे जैसी अपनी इतनी सुंदर बीवी से दूर हैं। उन दोनों की खुसर पुसर करने की आवाज साध्वी के कानों तक भी जाती है और साध्वी उन्हें आवाज लगाकर बोलती है, अरे बहुआ, अब खुसर पुसर कर ली हो तो यहाँ आकर हाथ भी बटा दो, फिर तुम पांचों की सुहागरात की तैयारी भी करनी है। या बोलो तो बाबा जी ने 1 साल बाद का मुहूर्त भी बताया है, तब मना लेना तुम सब अपनी सुहागरात। अरे नहीं नहीं माँ जी, आ गए हम, ऐसा मत बोलिए, बताइए क्या करवाएं? ये सुनकर बाकी की बहुएं भी यानी सुनैना, नेहा, प्रियांशी, सुहासी और वंदना अपनी सास की हर काम में जल्दी जल्दी मदद करने लगते हैं। जिसके बाद सब मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके घर जाने के बाद साध्वी का बड़ा बेटा पीयूष और छोटा बेटा मयंक अपनी माँ के पास जाते हैं और पीयूष कहता है, माँ, अब तो आपके 5वें बेटे सार्थक की भी शादी हो गई। अपने बाबा को कॉल करके पूछो ना कि हमारी सुहागरात का मुहूर्त कितने बजे का है। अरे तुम दोनों इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैंने बाबा जी को 2 बार कॉल किया था, वो अभी शायद ध्यान में बैठे होंगे, इसलिए उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। तुम सब्र करो, मैं बता दूंगी मुहूर्त का समय। माँ, ये सब्र बोल बोल के आपने मुझे शादी के 3 साल बाद होने तक अपनी पत्नी के पास जाने नहीं दिया। अब अगर और समय लगा तो मैं सुहागरात मनाने चला जाऊंगा। अरे भाई भाई भाई, रुको जरा, सब्र करो। मयंक, तुम तो बहुत ही उतावले हो रहे हो। तो एक काम करियो, मुझे मार दियो, फिर जो करना है करता रहियो। अरे तू चाहता क्या है कि तेरी माँ अगले जन्म में दर दर की ठोकरें खाए, भीख मांगे? माँ, मयंक को माफ करना, वो बस जज्बात में इधर उधर निकल जाता है। जिसके बाद दोनों भाई अपने दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं और सारी रस्मों को खत्म करने के बाद आखिरकार सुहागरात की रस्म ही अब बाकी थी और साध्वी के 5 बेटे और उसकी 5 बहुएं उसके पास खड़ी थी। लेकिन साध्वी के कई बार बाबा को कॉल करने के बाद भी प्रयागी बाबा कॉल नहीं उठा रहे थे और ये सब होते देखकर मयंक अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जाऊँ अपनी बीवी के पास अगर सुहागरात का मुहूर्त हो गया हो तो? चला जाइयो, लेकिन मेरी लाश से गुजर कर। अरे माँ, अपना मयंक मजाक किया है, माफ करो उसे, ये तो वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। जाने हाँ बहू, मेरे लिए रसोई से गर्म पानी लेकर आ। इस मयंक ने मुझसे चिल्वा कर मेरा गला ही खराब कर दिया। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर नेहा रसोई में पानी लेने जाती है। तभी उसका पति भी किसी बहाने रसोई में आता है और उसे पीछे से गले लगाकर कहता है, अरे मेरी जान, तुमसे अब ये दूरी कहीं मेरी माँ की जगह मुझे भिखारी ना बना दे। पता नहीं ये बाबा खुद तो इस समय किसके साथ सुहागरात मना रहा होगा, लेकिन हम 5 भाइयों की सुहागरात पर नाक की तरह कुंडली डालकर बैठा है। लगता है हमारा वंश आगे नहीं बढ़ने देगा। अरे छोड़िए मुझे, माँ जी देख लेंगी तो गुस्सा करेंगी और फिर वो बाबा वाली बात तो आपको याद है ना। अरे देख लेने दो, मैं डरता नहीं हूँ उनसे, और उन्होंने सुहागरात की मना की है। अपनी बीवी को तो मैं प्यार से गले तो लगा सकता हूँ ना। पीयूष इतना कहता ही है कि साध्वी फिर से नेहा को रसोई में आवाज देती है और नेहा और पीयूष डर कर अलग हो जाते हैं। जिसके बाद नेहा बाहर आकर उसे पानी देती है और साध्वी कहती है, पानी ला रही है या बना रही थी जो इतनी देर लगा दी? अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब यहीं सोफे पर लाइन से बैठ जाओ, फिर बाबा का कॉल आते ही सुहागरात के लिए चले जाना। ठीक है माँ, जब आपके लिए इतना साल सब्र कर लिया तो अभी एक काम करते, यहीं बैठ जाते हम। बेचारे मरते क्या न करते, सब साध्वी की बात मानकर लाइन से बैठ जाते हैं और सबको नींद की झपकियां आने लगती है। जब सब आधी नींद में होते हैं तभी साध्वी के पास बाबा का कॉल आता है और साध्वी कॉल उठाकर कहती है, जी प्रणाम बाबा जी, बताइए। पुत्री साध्वी, दरअसल मैं साधना में लीन था तो मैंने तुम्हारी कॉल नहीं देखी। हाँ बताओ क्या हुआ? बाबा, आज मेरी 5वीं बहू भी आ गई। आप मेरी 5 बहुओं की सुहागरात का मुहूर्त बता दीजिए। ये सुनकर प्रयागी कुछ ग्रहों का हिसाब लगाकर कहते हैं, बेटी साध्वी, दरअसल जब मैं साधना में लीन था तो इनकी सुहागरात का मुहूर्त चला गया, लेकिन अभी 10 मिनट का समय शेष है। अगर 10 मिनट में सुहागरात हो गई तो ठीक, वरना ये अगले साल इसी मुहूर्त पर सुहागरात मना सकते हैं। लेकिन अगर ये 10 मिनट में सुहागरात ना मना पाए और फिर उन्होंने 11वें मिनट सुहागरात मनाई तो तू अगले जन्म में कुत्ता बनकर पैदा होगी। तथास्तु। नहीं बाबा, कुत्ता नहीं। इतना कहकर साध्वी कॉल कट कर देती है
जिसके बाद साध्वी अपने नींद में खोए बहू बेटों को उठाते हुए कहती है, अरे नलायको उठो, वरना देर हो जाएगी, जल्दी उठो। अरे माँ, आप ऐसे उठा रहे हो जैसे सुहागरात का मुहूर्त हो गया हो, सोने दो ना। हो गया हो नहीं नलायक, हो गया, अब उठ भी जाओ। साध्वी की बात सुनकर सबकी नींद खुल जाती है और सब लोगों में से सबसे पहले पीयूष साध्वी से कहता है, बोलो माँ, हो गया क्या सुहागरात का मुहूर्त? आप मजाक तो नहीं कर रही ना? हाँ, तू तो कॉमेडी नाइट विद साध्वी में आया था ना, जो तुझसे मैं मजाक करूंगी। अरे माँ, हो गया क्या सुहागरात का मुहूर्त? बताओ ना। तू तो चुप ही कर नलायक, बेशरम कहीं का। बाबा जी ने बोला है कि वो ध्यान लगा रहे थे और मुहूर्त निकलने में बस 10 मिनट बचे हैं, तो अब तुम लोग जाओ और अपनी सुहागरात मनाओ। लेकिन याद रहे, ठीक 10 मिनट में अगर तुम सुहागरात नहीं मना पाए तो वापस आ जाना, अगले साल का मुहूर्त भी है। साध्वी की बात को सुनकर उसकी सब बेटे अपनी अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उनको कमरे में ले जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं, साध्वी अपने बड़े बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, अरे नलायको, अगर सुहागरात नहीं हुई है तो वापस आ जाओ, 1 साल बाद का भी मुहूर्त है, तब मना लेना। अरे मैं अगले जन्म में कुत्ता नहीं बनना चाहती, बाहर आओ। साध्वी के खटखटाने पर भी कोई भी बेटा बहू दरवाजा नहीं खोलता। अब उनकी सुहागरात 10 मिनट में हुई या नहीं, ये तो वो लोग जाने। और क्या साध्वी पिछले जन्म में भिखारन बनेगी या कुत्ता, ये बात तो भगवान ही जाने। और ये कहानी आपको पसंद आई या नहीं, ये तो बस आप ही जाने। पर आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको क्या लगता है, साध्वी के 5 बहुओं की सुहागरात कामयाब हुई होगी? पारुल को शुरू से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था और वो ज्यादातर वक्त बाहर घूमने में ही बिताया करती थी। और उसकी इस हरकत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती और अक्सर उसे समझाया करती थी, थोड़ा घर पे भी रोका कर, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कौशल उसे रोकते हुए कहती है, अब कहाँ जा रही है तू? माँ, बस थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूँ। अब डेली तो बाहर जाती नहीं हूँ, इसीलिए सोचा आज थोड़ा घूम लूँ, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, जाना है तो जा, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। अगर टाइम से घर नहीं आई तो हमेशा बाहर ही रहियो, कोई जरूरत नहीं है घर आने की। ठीक है माँ, आ जाऊंगी। अब जाऊँ? इतना कहकर पारुल बाहर घूमने निकल जाती है और वो घर आती है तो देखती है कि सौरभ अपनी माँ पंक्ति और पिता अक्षदीप के साथ उसका हाथ मांगने आया है और वो उनके बीच जाकर बैठ जाती है और उन सबको पारुल बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। वक्त बीतता है और उनकी शादी हो जाती है। वैसे तो पारुल अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसे हमेशा अपने पति सौरभ से यही शिकायत रहती कि शादी के 4 महीने बीत जाने पर भी वो उसे कहीं घुमाने नहीं लेके गया था। इसी बात की शिकायत करते हुए एक दिन वो उससे कहती है, ये क्या बात है सौरभ, तुम इतने अजीब कैसे हो सकते हो? हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए आज तक। मेरी सब सहेलियां मुझसे पूछती हैं हनीमून पर गई, बताओ उन्हें क्या बताऊं कि मेरा पति बस मुझे मेरे कमरे के चक्कर कटवाता है। अच्छा, मेरी शिकायत की पोटली, अब चुप भी हो जाओ। मैं अगले हफ्ते शिमला की 2 टिकट बुक करता हूँ, हम शिमला चलते हैं। इतना कहकर सौरभ पारुल के गले लगता है और तभी उसकी माँ उसे और पारुल को आवाज देकर नीचे बुलाती है और कहती है, बहू और सौरभ, तुम दोनों को शादी के 4 महीने हो गए हैं और तुम दोनों अभी तक हमारी देवी को जोड़े की जात नहीं लगवा कर लाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल ही तुम दोनों जयपुर के लिए निकल जाओ और माता के दर्शन करके आओ। मैं साथ चलती, लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द है। पर माँ जी, ये तो मुझे अगले महीने शिमला घुमाने ले जा रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, तुमको तो घूमना पसंद है ना, हम दोनों जगह घुमाएंगे। अरे तुम समझती क्यों नहीं, हमारे 2 हनीमून हो जाएंगे पगली। ये सुनकर पारुल बहुत खुश होती है और जल्दी से जाकर पैकिंग करने लगती है और गरम ठंडे दोनों टाइप के कपड़े पैक कर लेती है। अगले दिन दोनों जयपुर के लिए रवाना होते हैं और माता के दर्शन करके राज मंदिर, हवा महल और जयपुर की सब मशहूर जगह भी देखते हैं। और रात में जब वो दोनों होटल में आराम कर रहे होते हैं तो पारुल प्यार से सौरभ के करीब आकर कहती है, सुनो ना सौरभ,
जब हम घर जाएंगे तो 6 दिन बाद क्या वापस आएंगे? अब जब जयपुर आए ही हैं तो मुझे मेहंदीपुर बालाजी भी घुमा लाओ, पास में ही तो है। जब हम 2 हनीमून मना रहे हैं तो 3 हो जाएंगे। ठीक है मेरी जान, मेहंदीपुर बालाजी यहाँ से कुछ ही घंटे दूर है, हम कल सुबह चलते हैं। अगले दिन दोनों मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर उनको बड़ा आनंद आता है। तभी दर्शन के बाद सौरभ के पिता का कॉल आता है और वो कहता है, बेटा कैसे हो तुम दोनों? दर्शन तो अच्छे से हो गए ना? हाँ पापा, हम दोनों ठीक हैं। आप कैसे हो? आपकी तबीयत में सुधार हुआ? और माँ कैसी है? मैं और तेरी माँ दोनों ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि जब तुम दोनों राजस्थान हो तो जरा अलवर वाली बुआ से भी मिलाओ, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है पापा, जैसा आप बोलो, हम दोनों ही उनसे मिलने निकल जाते हैं। इतना कहकर सौरभ कॉल कट कर देता है और सौरभ पारुल को लेकर अपनी अलवर वाली बुआ के पास चला जाता है और वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे सौरभ, तू तो कितना बड़ा हो गया और ये तेरी बहू है क्या? प्रणाम बुआ जी। जुग जुग जी मेरी बच्ची, आ जाओ अंदर। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम दोनों की शादी में मैं नहीं आ पाई। अच्छा हुआ जो भाई ने तुम दोनों को मुझसे मिलने यहाँ भेज दिया। इसी बहाने मैंने अपनी बहू को भी देख लिया। अब तुम दोनों कमरे में आराम कर लो। मेरा बेटा तुम दोनों को अलवर की सबसे मशहूर जगह घुमा देगा। अरे इसकी क्या जरूरत है, आप रहने दीजिए। हम तो आपसे मिलने आए हैं और मिल लिए, हमको नहीं घूमना। हाँ माँ जी, आप क्यों बेकार में तकलीफ कर रही हो, रहने दीजिए। बेटी पहली बार अलवर अपने ससुराल आई हो तो घूम लो। वैसे भी सौरभ बड़ा कंजूस है, पता नहीं फिर लाए या ना लाए। सब हंसने लगते हैं। सौरभ और पारुल आराम करने कमरे में चले जाते हैं और रात को खाने में अलवर का राजस्थानी खाना खाते हैं। जिसके बाद बुआ का बेटा उनको अलवर की सब मशहूर जगह जैसे अलवर के बाला फोर्ट, मूसी महारानी की छतरी और अलवर म्यूजियम जैसी बहुत सारी जगह घुमाता है। और घूमने के बाद दोनों अपनी बुआ के घर आकर जब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं तो सौरभ पारुल को प्यार से रोमांटिक अंदाज में कहता है, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मैंने तुमको 1 नहीं 3 हनीमून करवा दिए। बेटा 3 नहीं 4, अभी शिमला भी तो लेकर जाओगे, भूलो मत। ये सारी तो मुझे रिलीजियस जगह लेकर गए हो, अभी तो हम हनीमून पर जाएंगे। यू नो हनीमून, रोमांटिक रोमांटिक। अच्छा मेरी शिकायत की पोटली, कल हम शिमला के लिए निकल जाएंगे, तब तो रोमांटिक वाला हनीमून भी हो जाएगा ना। इतना कहकर सौरभ पारुल के गले लगकर सो जाता है और दोनों आराम करने लगते हैं। अगले दिन दोनों उठकर अपनी बुआ से विदा लेकर शिमला के लिए निकल जाते हैं और वहाँ बर्फ देखकर पारुल खुश हो जाती है और सौरभ के गले लगकर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी बर्फ नहीं देखी थी। सॉरी, मैंने तुमसे शिकायत की, लेकिन तुमने मुझे 1 नहीं 4 हनीमून करवा दिए। 4 नहीं 5 हनीमून पगली। जयपुर, अलवर, मेहंदीपुर, शिमला, ये तो 4 हुए ना, तो 5 कैसे? लगता है तुम्हारी गिनती खराब है, तभी तो 4 को 5 गिन रहे हो। पगली अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज हनीमून और बाकी है, लेकिन फिर तुम 50-60 साल तक मुझसे कहीं घूमने की बात मत कहना, ओके? मैं थोड़ा आलसी हूँ। बताओ ना 5वां कौन सा है, ऐसे तो मुझे टेंशन हो जाएगी। प्लीज बताओ। बोला ना सरप्राइज है, चुपचाप सुबह तक इंतजार करो, सुबह पता चल जाएगा कि कौन सी जगह है 5वीं। इतना कहकर सौरभ पारुल को शिमला घुमाने लगता है और वहाँ के फेमस चर्च, माल रोड और सब जगह अच्छे से घुमाता है और बहुत सारी शॉपिंग भी करवाता है। पारुल को ये हनीमून बहुत यादगार सा लगता है और दोनों एक दूसरे को जानने का अच्छा सा समय बिताते हैं। जिसके बाद जब वो होटल में आराम कर रहे होते हैं तो सौरभ पारुल से कहता है, मेरी शिकायत की पोटली, कल सुबह 7 बजे तैयार हो जाना, हमको यहाँ से निकलना है, लेट मत करना, ओके ना? जिसके बाद सौरभ और पारुल सो जाते हैं और अगले दिन पारुल जल्दी से तैयार होकर अपनी सब पैकिंग कर लेती है और सौरभ उसे अपने हनीमून की फाइनल डेस्टिनेशन पर कसौली लेकर जाता है। जहां पहुंचते ही वो वहां का मौसम देखकर बहुत खुश हो जाती है और प्यार से सौरभ के गले लगकर कहती है, ओह वाओ, यहाँ मौसम कितना औसम है, सच में कितना मस्त लग रहा है। मुझे दुनिया का सबसे रोमांटिक पति मिला है जो मुझे 1 नहीं बल्कि 5 जगह हनीमून करवाता है। मैं तो अपने दोस्तों को बताते बताते नहीं थकूंगी कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। रोमांटिक नहीं मैडम कंजूस, मैंने तुमको 1 जन्म का 1 बार में ही घुमा दिया है, अब मुझसे उम्मीद मत करना।
कि हम कहीं और भी जाएंगे। तुम दुनिया की पहली बहू हो जिसके 5 हनीमून हुए हैं, ओके ना? नहीं प्लीज ऐसे मत बोलो, हम हर साल घूमने जाया करेंगे। तुम तो जानते हो ना मुझे घूमना फिरना फोटो खींचना कितना पसंद है। ना बाबा ना, अब तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुमको तीरथ लेकर जाऊंगा, वहीं तुम्हारा अगला हनीमून होगा। लेकिन अब घर जाकर मुझसे शिकायत मत करना कि तुमको हनीमून पर लेकर नहीं गया। पारुल रूठ जाती है और सौरभ उसे प्यार से मना लेता है, जिसके बाद वो दोनों कसौली की वादियों में खूब एंजॉय करते हैं और प्यार से अपना हनीमून मनाते हैं। और इस तरह हमारी बहू के 5 हनीमून उसके लिए हमेशा